हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है उपसय संयोजक यौगिक और इस चैप्टर के अंदर हम लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बेटा वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी के बारे में जानेंगे कि वर्नर ने जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था, वर्नर का सिद्धांत क्या है, किस चीज के से रिलेटेड है। हाँ, ये सारी बात हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि जो वर्नर का सिद्धांत है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, इसलिए आपको फोकस करके ही पढ़ना है। साथ में यहां से आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो उपसय संयोजक यौगिक से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें भी आप सीखने वाले हो, राइट। तो वर्नर का सिद्धांत स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नर के सिद्धांत। स्टार्ट करते हैं बेटा वर्नर का सिद्धांत। ध्यान से सुनना बेटा बहुत अच्छे से। वर्नर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने उपसय संयोजक यौगिक के बारे में सबसे पहली थ्योरी दी थी। इन्होंने सबसे पहली जो थ्योरी दी थी, उन्होंने अपनी थ्योरी में उपसय संयोजक यौगिकों के गुणों और संरचना के बारे में जिक्र किया। समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छे। इन्होंने ये थ्योरी 1993 में दी थी, यानी कि इन्होंने जो अपना सुझाव दिया था उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में 1993 में दिया था, सॉरी 1893 में दिया था, 1893 में। और जो पब्लिश हुई बेटा वो 1898 में, 1899, राइट। तो एनसीईआरटी के अंदर 1898 दे रखा है, तो हम इसी सन को लेके चलेंगे। इन्होंने अपने इस थ्योरी के बारे में उपसय संयोजक यौगिकों के गुणों और उनकी संरचना के बारे में डिस्कस किया था। अब किस तरह का सुझाव दिया उसी को मैं समझाता हूं। याद रखने वाली बात यह है बेटा, ध्यान से सुनना, इन्होंने सिंपल सॉल्ट के बारे में बात करी। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड है, तो इन्होंने कहा कि जब मैं इसको आयनाइज करता हूं तो ये आयनों में टूटता है, सीओ पे डाई पॉजिटिव और सीएल पे नेगेटिव। कितने सीएल मिलते हैं मुझे यहां से बेटा? 2 सीएल मिलते हैं, इसलिए सीओ पे 2 प्लस आ गया। इन्होंने बेटा FeCl3 लिया और इसको आयनाइज करा, तो Fe पे ट्राई पॉजिटिव है और Cl पे माइनस है। कितने Cl मिलेंगे यहाँ पर? 3 Cl माइनस मिले। कितने Cl बेटा? हाँ, 3 Cl माइनस मिले। इनको बोलते हैं सरल लवण। तो इन्होंने जब सरल लवण को, सिंपल सॉल्ट को बेटा आयनाइज कराया, तो ये आयनाइज हुए, Cl पे माइनस, CO पे डाई पॉजिटिव, क्योंकि Cl 2 थे इसलिए 2 माइनस, 2 CO पे डाई पॉजिटिव आ गया। क्योंकि यहाँ पर 3 Cl थे इसलिए तीनों के तीनों Cl माइनस आयनाइज हो गए। तो Cl पे एक माइनस होता है, तो 3 Cl पे 3 माइनस, इसलिए Fe पे 3 प्लस। तो कुछ ऐसे सिंपल सॉल्ट लिए, और वो सिंपल सॉल्ट जब लिए, इन्होंने देखा कि जब मैं सिंपल सॉल्ट को आयनाइज करता हूं तो ये इजीली आयनों में टूट जाता है। और आयनों में टूटने के बाद अगर यहाँ पर 2 Cl है तो 2 Cl माइनस मिलते हैं, यहाँ पर 3 Cl है तो 3 Cl माइनस मिलते हैं। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेटा कोबाल्ट क्लोराइड लिया और इनकी अमोनिया से क्रिया कराई। किससे बेटा? अमोनिया से। मैं करा देता हूं। 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल यूज करें और प्रोडक्शन हुआ हमारे पास COCl3 इंटू 6NH3। ये उत्पाद बना, ये हमारा उत्पाद बना COCl3 इंटू 6NH3। इस तरीके से इन्होंने प्रोडक्शन करा, राइट। अच्छा, अभी सुनते रहना बेटा, सब कुछ समझ में आएगा। फिर इन्होंने अब के 5 NH3 के मॉलिक्यूल लिए। कितने भाई? 5 NH3 के मॉलिक्यूल। फिर क्या बना? COCl3 इंटू 5NH3। फिर इन्होंने COCl3 और यहां पर 4NH3 के मॉलिक्यूल लिए। अब क्या बना? COCl3 इंटू 4NH3। फिर इन्होंने ये जो 4NH3 थे, ध्यान सुनना बेटा, इन्हीं की बात करूंगा मैं अभी। अब इन्होंने इनको आयनाइज करा, आयनों में कन्वर्ट करा। आयनों में जब कन्वर्ट करा तो यहां से मुझे 3 Cl माइनस मिले। कितने Cl है बेटा? 3 Cl माइनस मिले। ध्यान सुनते रहना। यहां से मुझे 2 Cl माइनस मिले, यहां से मुझे 1 Cl माइनस मिला, है 3 Cl। लेकिन यहां पर तीनों के तीनों Cl आयनाइज नहीं हो रहे। यहां से बेटा तीनों के तीनों Cl आयनाइज नहीं हो रहे, आयनों में नहीं टूट रहे। तो जब ये सिंपल सॉल्ट ले रहे थे तो जितने Cl थे सबके सब Cl आयनाइज हो रहे थे, आयनों में टूट रहे थे।
लेकिन यहां पर जितने Cl है वो सब के सब आयनाइज नहीं हो रहे। यही तो कंफ्यूजन था अदर साइंटिस्टों को कि भाई जब हम ये कंपाउंड ले रहे हैं तो 3 Cl मिल रहे हैं, ये कंपाउंड ले रहे हैं तो 2 Cl माइनस मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन्हीं बातों को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इन्हीं बातों को जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करा वर्नर ने। इसलिए वर्नर को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर उपसय संयोजक यौगिकों का जनक, फादर कहते हैं। तो जो वर्नर है हमारे वो उपसय संयोजक यौगिकों के फादर है। तो यानी कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है बेटा? वर्नर है, क्योंकि उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो वर्नर ने दी थी। अब इन्हीं को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान सुनना बेटा अच्छे से। बहुत पता कैसे चला कि यहां से हमें 3 Cl माइनस मिल रहे हैं, इसका मैं कैसे पता चला बेटा? तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, वो एक्सपेरिमेंट क्या करे उसे मैं समझाता हूं बेटा, ध्यान सुनो। इन्होंने इसके अंदर डाला AgNO3। अब Ag पे होता है प्लस, और Ag प्लस जब Cl माइनस पे मिलेगा तो AgCl बनाएगा। कितने AgCl बनेंगे? यहां से 2 AgCl बनेंगे, और जो AgCl होता है वो हमारा बेटा सफेद कलर का होता है। तो एकदम से यहां पर सफेद अवक्षेप आए। किसके सफेद अवक्षेप आए बेटा? AgCl के। कितने मोल्स AgCl मिले हमें? 2 मोल्स AgCl मिले, क्योंकि यहां से 2 Cl माइनस थे तो 2 AgCl के मॉलिक्यूल्स मिल गए हमें। यहां पर अगर हम बात करें, जब इन्होंने AgNO3 डाला बेटा इसके अंदर, तो यहां चूंकि 3 Cl माइनस थे तो 3 मोल AgCl के हमें यहां पर मिले सफेद अवक्षेप, 3 मोल AgCl के। लेकिन जब यहां पर बेटा इन्होंने AgNO3 डाला तो यहां से तो मुझे मिला, ध्यान सुनते रहना बेटा, यहां से तो मुझे मिला 3 मोल AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहां से जब AgNO3 डाला बेटा तो यहां से मुझे मिला 2 मोल AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट, और यहां जब हमने AgNO3 डाला तो यहां से मुझे मिला 1 मोल AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहां तीनों के तीनों Cl आयनाइज हो गए, यहां 2 Cl आयनाइज हुआ और यहां 1 Cl आयनाइज हुआ। ये बात समझ में आती है? बहुत अच्छे, हर एक बात डिटेल में बात होगी, ध्यान सुनो बेटा बस आप। अब बात करते हैं हम आगे क्यों। अब इन्होंने Cl का तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, Cl को तो देख लिया कि Cl माइनस कितने आयनाइज हो रहे हैं और कितने आयनाइज नहीं हो रहे। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने अमोनिया से रिलेटेड करा। जैसे कि आप जानते हो जो अमोनिया होती है वो हमारे पास क्षारीय प्रकृति की होती है, बेसिक नेचर की होती है, और क्षार जो है वो अम्ल से क्रिया करता है, H2SO4 से क्रिया करता है। H2SO4 क्या है? मेरा अम्ल है। तो आप जानते हो जब अमोनिया H2SO4 से क्रिया करेगा तो अमोनियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? अमोनियम सल्फेट। बैलेंस कर लेंगे हम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, वो अलग बात है। तो अमोनिया जो है वो H2SO4 से क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बनाता है। जब इन्होंने इसके अंदर H2SO4 डाला, जब इन्होंने इसके अंदर क्या डाला बेटा? H2SO4 डाला, तो यहां कोई भी अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल नहीं बना। पर 6 हमारे पास NH3 के अणु है, कोई ना कोई तो बना ही देता भाई अमोनियम सल्फेट का, कम से कम एक मॉलिक्यूल ही होता जिससे अमोनियम सल्फेट बन जाए। लेकिन यहां पर एक भी मॉलिक्यूल अमोनियम सल्फेट का नहीं मिला। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई यहां से मुझे अमोनियम सल्फेट नहीं मिल रहा, जबकि यहां से Cl माइनस तो आयनाइज हो रहा है, Cl तो आयनाइज हो रहा है। तो देखा गया कि जो कोबाल्ट है वो Cl और अमोनिया से अलग अलग बाउंडेड है। ये जो बॉन्ड बना रहा है ये अलग है, और ये जो बॉन्ड बना रहा है ये अलग है। अब देखा गया तो Cl तो यहां से निकल पा रहा है, Cl तो आयनाइज हो रहा है, अमोनिया आयनाइज नहीं हो रहा, मतलब अमोनिया का बॉन्ड नहीं टूट रहा। इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने कहा, वर्नर ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास उपसय संयोजक यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु है वो 2 प्रकार की बॉन्ड शो करता है, 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। यहां से सुझाव आया दिमाग में, यहां से बात आई कि भाई यहां से Cl तो निकल रहा है, AgNO3 डाल रहा हूं तो Cl निकल रहा है, Cl बाहर जा रहा है। जब मैं H2SO4 डाल रहा हूं तो अमोनिया बाहर नहीं जा रही। इसका मतलब जो Cl है वो अलग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो NH3 है वो अलग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु होता है उपसय संयोजक यौगिक का, वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की बेटा?
दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक को कहा इन्होंने, एक को कहा प्राथमिक संयोजकता, सेंट्रल मेटल एटम। एक को कहा बेटा प्राथमिक संयोजकता, ध्यान सुनते रहो अभी समझ में आएगी, प्राथमिक संयोजकता। और दूसरे को कहा बेटा इन्होंने द्वितीयक संयोजकता। दूसरा हमारा क्या था, द्वितीयक संयोजकता। तो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। अब सुनो बेटा, इन्होंने प्राथमिक संयोजकता किसे माना, ध्यान से सुनो बेटा। इन्होंने कहा जब मैं सिंपल सॉल्ट लेता हूं तो जो चीजें आयनाइज हो जाती है, जो आयनों में टूट जाती है, वो उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है, वो उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो सिंपल सॉल्ट के अंदर जो आयंस आयनाइज हो रहे हैं, आयनों में टूट रहे हैं, वो धातु की प्राथमिक संयोजकता है। जैसे यहां पर CO की प्राथमिक संयोजकता कितनी है, 2। यहां पर Fe की प्राथमिक संयोजकता कितनी है, 3। वो उनकी प्राथमिक संयोजकता है। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक संयोजकता पता कौन सी होगी, जो आयनाइज हो जाएगी, जो आयनों में टूट जाएगी, और जो आयनों में टूटेगी वो उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी। और इन्होंने कहा जो प्राथमिक संयोजकता है ना बेटा, ये धातु के ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, धातु के ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, जिसे हम बोलते हैं धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। ये बात समझ में आएगी, जल्दी बताओ, धातु की क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। यानी कि इन्होंने कहा जो प्राथमिक संयोजकता है ना, वो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, और वो आयनाइज होती है। तो जितने आपको Cl- मिलेंगे उतना ही तो प्लस आएगा, जितने माइनस होंगे उतने प्लस होगा, सिंपल सी बात है। और ये प्लस इसकी क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इन्होंने कहा जो प्राथमिक संयोजकता है वो हमारे पास धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होगी, साथ में बेटा आयनन योग्य होगी, वो आयनाइज हो जाएगी। और तीसरी बात कहा इन्होंने कि हमारे पास बेटा चूंकि ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये आयनाइज हो रहा है, इसलिए मेटल के साथ ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया होगा कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी पात्र है, ये मेरे पास मैग्नेट है, और मान लीजिए सपोज दैट ये कोई मान लीजिए ये लोहे की वो है कोई, या चुंबक है, मैग्नेट है। अब मैं यहां पर अटैच करूं तो बीच में आ रहा है डब्बा, लेकिन ये फिर भी लोहे की कील को अपनी तरफ को खींच लेगा, अट्रैक्शन रहेगा, यहां पर ऐसे जुड़ी रहेगी अट्रैक्शन। इसका मतलब ये जो, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा कोई बर्तन वगैरह कुछ भी है, या ये मान लीजिए बॉक्स ही है, ये मेरे पास चुंबक है और ये लोहा है, तो चुंबक लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जाहिर सी बात है, आप समझदार हो काफी, हाँ करती है नहीं करती है, बहुत अच्छे। तो ये अट्रैक्ट रहेगी, लेकिन क्या ये चुंबक इस लोहे, क्या ये लोहा इस चुंबक से, सॉरी क्या ये जो लोहा है इस चुंबक से डायरेक्ट जुड़ रहा है, नहीं ना, बीच में ये है ना, तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो बेटा क्या होता है, इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो माइनस और प्लस के बीच एक अट्रैक्शन होता है, माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, तो वो डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं होती। तो इसलिए इन्होंने कहा कि प्राथमिक संयोजकता है, प्राथमिक जो संयोजकता है वो मेटल से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं होगी। चौथी बात इन्होंने कही कि जो हमारे पास प्राथमिक संयोजकता होगी उसको हम उपसह संयोजक परिसर से बाहर लिखेंगे, उसको हम उपसह संयोजक परिसर से बाहर लिखेंगे। और छठी बात ये कही कि जो प्राथमिक संयोजकता होगी ना वो ऋणात्मक होगी, जैसे Cl-, नेगेटिव द्वारा ही संतुष्ट होगी। जो मेटल की प्राथमिक संयोजकता है बेटा वो किसके द्वारा संतुष्ट होगी, नेगेटिव के द्वारा ही संतुष्ट होगी, और नॉन डायरेक्शनल होगी, अदिशात्मक होगी, जिसकी कोई दिशा नहीं होगी। ये सारे पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, फिलहाल तो मैं समझा रहा हूं आपको। तो ये बात आपको पता चल गई होगी कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की दो प्रकार की संयोजकता होती है, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम से जो पदार्थ है, जो अणु है, वो दो फोर्स से जुड़ सकते हैं, दो फोर्स से जुड़ सकते हैं, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता है वो आयनाइजेबल होती है, वो आयनन योग्य होती है, वो आयनाइज हो जाते हैं, वो डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं होती। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होगी बेटा
वो हमारे पास क्या होगी, वो डायरेक्ट जुड़ी होती है, मजबूत फोर्स के साथ जुड़ी होती है, इसलिए वो यहां पर आयनाइज नहीं होती, इसलिए यहां से NH3 बाहर नहीं जाता, इसलिए NH3 NH2 से H2SO4 से क्रिया नहीं करता, क्योंकि NH3 टाइटली जुड़ा होता है, मजबूती के साथ जुड़ा होता है और वो बाहर नहीं निकलता। जो हमारे पास द्वितीयक संयोजकता होगी उसे उपसंयोजक परिसर के अंदर लिखते हैं, और उन्होंने कहा ये जो द्वितीयक संयोजकता है ना बेटा, वो उपसह संयोजक संख्या के बराबर होती है। जो उपसह संयोजक संख्या है ना उसके बराबर द्वितीयक संयोजकता होगी, और ये किसी भी धातु की निश्चित होती है, फिक्स्ड है भाई, ये क्या है, फिक्स्ड है। जैसे हमारे पास जो कोबाल्ट है, अब मैं यहां पर सारी बात कर लेता हूं। जो हमारा कोबाल्ट है बेटा, CoCl3 इंटू 6NH3, राइट। दूसरा हमारे पास है बेटा, ध्यान सुनना, दूसरा है CoCl3 इंटू 5NH3, तीसरा है हमारे पास CoCl3 इंटू 4NH3, और चौथा है हमारे पास CoCl3 इंटू 4NH3। अब इन्होंने देखा ये जो इसका कलर होता है वो पीला कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो बैंगनी कलर होता है, इसका जो कलर होता है बेटा वो हरा होता है, और इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट होता है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जो उपसंयोजक यौगिक है, जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट की जो उपसंयोजक संख्या है वो 6 है, यानी कि कोबाल्ट की जो द्वितीयक संयोजकता है वो 6 है बेटा। अब 6 हमारे पास NH3 अंदर जाने है, 6NH3 मैंने कहा ना द्वितीयक संयोजकता को उपसंयोजक परिसर के अंदर लिखते हैं, तो अगर मैं उपसंयोजक परिसर बनाऊं तो इस योग के साथ डायरेक्टली 6NH3 जुड़ेंगे, 6NH3 है ना, डायरेक्टली जुड़ेंगे, और बचेंगे कितने हमारे पास 3Cl, तो तीनों के तीनों Cl वो कहां रहेंगे, उपसंयोजक परिसर के बाहर रहेंगे, जो आयनन योग्य होंगे, जो हमारे पास क्या होंगे बेटा, आयनन योग्य होंगे। जबकि यहां पर नीचे आओ, नीचे देखो बेटा, नीचे देखो, यहां पर NH3 कितने हैं, 5, एक NH3 एक उपसंयोजक बंध बनाता है, तो 5 NH3 5 उपसंयोजक बंध बनाएगा, बनने कितने 6, क्योंकि उसकी उपसंयोजन संख्या 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 बनने की वजह से एक Cl उपसंयोजक बंध बनाएगा, 5 तो NH3, तो एक कौन बनाएगा, Cl बनाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। अब जैसे हमारे पास 6 5 तो NH3 और एक Cl उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो अब जो अंदर चला गया, जो मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ गया, अब वो आयनाइज नहीं होगा, इसलिए यहां से मुझे कितने Cl देखने को मिलते हैं बाहर, 2 Cl, 3 थे, एक तो उपसंयोजक बंध बनाने में चला गया, बचे 2 Cl, वो बाहर रहेंगे, जो आयनाइजेबल हो जाएंगे, आयनों में टूट जाएंगे, इसलिए यहां से मुझे 3 मोल AgCl मिलते हैं बेटा, 3 मोल AgCl, इसलिए यहां से मुझे 2 मोल AgCl मिलते हैं। अब यहां देखो बेटा, ये वाली जब मैं यहां पर बात करूंगा तो 4NH3 है बेटा, उपसंयोजक बंध कितने बनेंगे, यहां पर 6 बनने हैं, तो 4 तो NH3 बनाएगा, बचे 2 को कौन बनाएगा, 2 Cl बनाएंगे, इसी कारण से मेरे पास क्या होगा, जो कोबाल्ट है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा 4 तो NH3 से और 2 Cl2 से, अब बचा एक Cl, 6 हो गए ना भाई, द्वितीय संयोजकता तो हमारी फिक्स है ना, 6 ही हो सकते हैं, अब बचा एक Cl, वो कहां जाएगा, बाहर जाएगा, इसलिए हमारे पास यहां से एक Cl आयनाइज हो जाएगा, तो मुझे यहां से 1 मोल AgCl मिलेगा, 1 मोल AgCl। सेम यहां देखो बेटा 4NH3, सेम केस है, अब 4NH3 तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, उपसंयोजक बंध बनाएगा, लेकिन बनने कितने 6, तो इसलिए 2 Cl भाग लेंगे और उपसंयोजक बंध बनाने के लिए, बचा एक Cl, वो बाहर रहेगा, तो यहां से मुझे 1 मोल AgCl मिलेगा। अब बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये दोनों तो सेम है, फिर आपने क्यों शो किया, लेकिन कलर अलग अलग है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी अलग अलग होंगे, चूंकि कलर अलग अलग है, ऐसा क्यों है। हाँ बेटा ध्यान सुनो, ऐसे हमारे पास अणु जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं।
ऐसे पदार्थ को बोलते हैं समावयवी। तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, ये एक दूसरे के क्या है, समावयवी है, समावयवी, आइसोमर है, आइसोमर, ये एक दूसरे क्या है बेटा, आइसोमर है। सीखेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आइसोमर का ही पढ़ने वाले हैं। तो ये आइसोमर है एक दूसरे के, तो ये अलग कंपाउंड है, दोनों के दोनों आइसोमर है। सिखाएंगे आइसोमर के बारे में, डिटेल में बात करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई वर्नर की थ्योरी? वर्नर ने क्या बताया? वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचना के बारे में बताया। भाई पहले इनको ऐसे डिनोट किया जाता था, ऐसे ऐसे लिखते थे। फिर वर्नर ने इनको दोनों चीजों के बारे में बता दिया, द्वितीयक संयोजकता के बारे में, आयनाइजेबल के भी बारे में, साथ में हमें बता दिया कि कितने Cl आयनाइज होंगे और कितनी इसकी द्वितीयक संयोजकता होगी। इन सब चीजों के बारे में बता दिया और एक संरचना दे दी, एक संरचना दे दी। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। मेन पार्ट इसका यही है कि जो वर्नर है उन्होंने जो थ्योरी में बताया है, उन्होंने कहा जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। राइट बेटा, अब आगे बढ़ते हैं ना बेटा ध्यान से। अल्फ्रेड वर्नर ने सर्वप्रथम उपसह संयोजक यौगिकों के गुणों एवं संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया, गहराई से डिस्कस किया। इसके आधार पर इन्होंने उपसहसंयोजक यौगिकों के गुणों एवं संरचना की व्याख्या करने के लिए सन 1898 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे वर्नर का उपसहसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए इन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें जटिल यौगिक यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक के रसायन का जनक यानी कि फादर भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो वर्नर होते हैं वो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। 1913 में इनको इस सिद्धांत के बेसिस पर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। मैंने आपसे कहा था वर्नर के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित है। अगर आपसे पूछे कि वर्नर का सिद्धांत लिखो तो ये बातें लिखनी है जो अब मैं लिखवा रहा हूं। राइट, ये ध्यान देना है बेटा, थ्योरी में ये लिखना है। ध्यान दोनों उपसहसंयोजक यौगिकों में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। हम सबसे पहले बात करें प्राथमिक संयोजकता की, मतलब प्राइमरी वैलेंसी की। अब मैंने इसके बारे में हर एक बात आपको बता दी, सुनो। प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, ये मैंने बताया आपको। अच्छा, दूसरी बात, यह संयोजकता आयनन योग्य आयनाइजेबल होती है, आयनों में टूट जाती है। राइट। तीसरी बात बेटा, यह संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जैसे Cl- इनके द्वारा सेटिस्फाई होगी। चौथी बात, इस संयोजकता को उपसहसंयोजक परिसर के बाहर लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा था Cl3 बाहर, उपसहसंयोजक परिसर के बाहर लिखते हैं। पांचवी बात, इस संयोजकता को बिंदुदार रेखा डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको पता नहीं चाहिए। और छठी बात, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राथमिक संयोजकता की कोई डायरेक्शन नहीं होती और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती उसकी ज्योमेट्री नहीं होती, इसलिए प्राथमिक संयोजकता के कारण इसकी कोई ज्यामितीय संरचना नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा द्वितीयक संयोजकता के बारे में। चेक करो द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंस। यह संयोजकता धातु की उपसहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। मैंने बताया था यह संयोजकता धातु की क्या होती है, उपसहसंयोजक संख्या के बराबर। दूसरी बात बेटा, यह संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती। भाई ये आयनाइज नहीं होगी, ये आयनाइज नहीं होगी। जैसे कि अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा रहे थे, जैसे Cl आयनाइज नहीं हो रहा था, जो Cl अंदर चला गया वो फिर आयनाइज नहीं हुआ, तो ये आयनन योग्य नहीं होती। तीसरी बात, यह संयोजकता उदासीन अणुओं अथवा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। मैंने आपसे कहा था जो मेटल है वो उदासीन अणुओं के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है और ऋणायनों के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है, यानी कि अंदर ऋणायन भी जा सकता है, उदासीन भी जा सकता है। बाहर की अगर मैं बात करूं तो बाहर वाली जो संयोजकता है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादातर किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है बेटा, हाँ किसके द्वारा, ऋणायनों द्वारा सेटिस्फाई होती है। तो यहां पर ऋणायन ही मिलेगा, जैसे Cl-। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट बेटा, इस संयोजकता को उपसहसंयोजक परिसर के अंदर लिखते हैं, इस संयोजकता को उपसहसंयोजक परिसर के अंदर लिखते हैं तथा सतत रेखा डार्क लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सतत रेखा
जबकि प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन से डिनोट करे थे, यहां पर द्वितीय संयोजकता को हम सतत रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। पांचवी बात देखो, यह संयोजकता दिशात्मक डायरेक्शनल होती है, इसकी दिशा होती है, इसकी डायरेक्शन होती है बेटा, जिससे उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामितीय संरचना, जिसे हम बहुफलक बोलते हैं, पॉलीहेड्रा का पता चलता है, जिससे हमारे पास इसकी ज्यामितीय संरचना का पता चलता है। जैसे मैं बना के दिखा देता हूं, मान लीजिए मेरे पास मेटल है और 4 लिगेंड है, 4 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है ये, तो इसकी संरचना चतुष्फल की हो सकती है। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, नीचे लिख लेना टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हिंदी बोलते हैं चतुष्फल की, चतुष्फल की। नीचे लिख लेना इसके स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर ऐसे होगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय हो सकती है बेटा, या फिर ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। ऑक्टाहेड्रल कैसे होगी, पहले आप वर्ग समतलीय बनाओगे इस तरीके से, और फिर एक लिगैंड ऊपर और एक लिगैंड नीचे, इसे बोलते हैं हम अष्टफल की, अष्टफल की। तो ये हमारा अष्टफल की हो सकती है। ये हमारे पास पॉलीहेड्रा, इनकी ज्योमेट्री हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर, उपसहसंयोजक संख्या के आधार पर। भाई जितने अंदर लिगैंड होंगे, जितने हमारे पास अंदर लिगैंड जाएंगे, चाहे वो उदासीन हो चाहे वो ऋणायन हो, उनके बेसिस पर इनकी ये ज्योमेट्री आ सकती है, क्योंकि डायरेक्शनल होती है। मैंने बताया ना, यह संयोजकता दिशात्मक, जो उपसहसंयोजक संख्या है वही तो द्वितीयक संयोजकता के बराबर है, और जो द्वितीयक संयोजकता है वो डायरेक्शनल होती है, और डायरेक्शनल होगी तो उसकी ज्योमेट्री होगी। राइट, यहां तक आपको अगर आ जाए वर्नर का सिद्धांत, यहां तक देना है आपको। आगे बढ़ते हैं, करते हैं बेटा इनकी संरचना के बारे में। चेक करो, वर्नर सिद्धांत के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिक की संरचना, संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं, संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्नर सिद्धांत के आधार पर कुछ उपसहसंयोजक यौगिक की संरचना निम्न प्रकार है, जिनमें हमने पहली ली बेटा COCl3 into 6NH3 की संरचना। मैं बात कर रहा हूं COCl3 into 6NH3 की संरचना। अब इसमें आप जानते हो जो कोबाल्ट होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है 6, यानी कि उसकी जो उपसहसंयोजक संख्या है वो 6 है। अगर उसकी उपसहसंयोजक संख्या 6 है तो इसका मतलब ये होगा कि 6 हमारे पास NH3 अंदर जाएंगे, क्योंकि एक NH3 एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तो 6 NH3 6 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, और 6 के 6 NH3 उपसहसंयोजक अंदर, सॉरी 6 के 6 NH3 उपसहसंयोजक परिसर के अंदर क्यों जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास द्वितीयक संयोजकता है वो बेटा उदासीन के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है, ऋणायनों के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायनों के द्वारा सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए 6 के 6 NH3 कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो अच्छा, बाकी जो 3 Cl है वो कहां मिलेंगे, आपको बाहर मिलेंगे। तो चेक करो बेटा, इस उपसहसंयोजक यौगिक में प्रत्येक 6 अमोनिया के अणु कोबाल्ट की सभी 6 द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। अतः 3 क्लोरीन परमाणु आयनिक प्रकृति के होंगे, जो 3 Cl है वो आयनाइजेबल होंगे, और जो आयनाइजेबल होगा वो बाहर लिखा जाएगा। अतः इसकी संरचना को निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। चेक करो, पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, NH3 का 6 Cl3, क्या यही होगा। अब इसको अगर मैं आयनाइज करूं तो आयनों में टूटेगा NH3 का 6, आपको पता है एक Cl पे एक माइनस, एक Cl पे एक माइनस, यहां से मुझे कितने Cl मिलने वाले हैं, 3 Cl, तो 3 Cl पे 3 माइनस, इसलिए इस पे 3 प्लस आ जाएगा। अगर मैं टोटल आयन की बात करूं तो यहां से मुझे टोटल आयन कितने मिले, तो 3 तो बेटा Cl के मिल रहे और एक इस जटिल का मिला है, संकुल आयन जिसे बोलते हैं। तो टोटल यहां पर कितना आयन मिल रहे हैं मुझे, 4 आयन। कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स देके आयनों की संख्या पूछ लेते हैं। और एक और बात, जो हमारे पास चालकता होती है वो आयनों के कारण होती है, तो जितने ज्यादा आयन्स मिलेंगे चालकता उतनी ज्यादा होगी। तो आपसे पूछ लेते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों की चालकता के ऑर्डर में लिखो। अब चालकता ज्यादा किसकी होगी, जिसमें आयन्स ज्यादा होंगे। आयन्स कैसे देखोगे, वो आपके पास उपसहसंयोजक परिसर में जो बाहर होगा वो आयनाइजेबल होगा, वो आयनों में टूट जाएगा। जैसे कितने Cl है, 3 हो गए, तीनों Cl आयनाइज हो गए, तो 3 Cl और एक संकुल आयन, तो टोटल कितना आयन मिल रहा है, 4। अब ध्यान सुनो बेटा, इसकी संरचना, मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम, 6 मेरे पास लिगैंड है NH3 द्वितीयक संयोजकता,
और मैंने कहा था द्वितीयक संयोजकता को हम डार्क लाइन से डिनोट करेंगे, डार्क लाइन से। ये रहा भाई डार्क लाइन, क्या दिख रहा है आपको सबको? बहुत अच्छे। डार्क लाइन से डिनोट करूंगा द्वितीयक संयोजकता को। ये रहा, मैं इसकी अष्टफल के स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्योंकि 6 है ना बेटा। ये रहा, बन गए। अब 3 Cl भी तो है भाई, 3 Cl भी तो है, लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहीं भी लगा दो, मर्जी है। चलो डॉटेड लाइन से मैं यहां लगा देता हूं, 1 Cl यहां लगा देते हैं, 2 Cl यहां लगा देते हैं, डॉटेड लाइन से 3 Cl। ये मेरे पास स्ट्रक्चर हो गई किसकी बेटा? CONH36Cl3 की, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। लिख लेना यहां पर, ये किसकी संरचना? COCl3 इंटू 6NH3 की संरचना। क्या बात समझ में आ गई अब आपको? क्या बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल में आप देखोगे COCl3 इंटू 5NH3 की संरचना। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर COCl3 इंटू 5NH3 की संरचना। अब मेरे पास है बेटा 5NH3 और आप जानते हो CO की जो उपसह संयोजक संख्या यानी कि जो द्वितीयक संयोजकता है वो 6 है, वो फिक्स है। अब 5 NH3 उपसह संयोजक बंद बनाएंगे और बनने कितने अच्छे हैं, तो इसका मतलब 1 Cl को भाग लेना पड़ेगा। तो यहां पर 1 Cl कहां जाएगा? उपसह संयोजक परिसर के अंदर जाएगा उपसह संयोजक बंद बनाने, और जो परिसर के अंदर जाएगा फिर वो आयनाइज नहीं होगा। तो भाई मेरे 5 तो NH3 चले गए और 1 Cl चला गया, बचे कितने Cl? 2 Cl। तो 2 Cl मेरे कहां आएंगे? उपसह संयोजक परिसर के बाहर आएंगे, ये आयनाइजेबल होंगे। ये आयनाइजेबल नहीं होगा क्योंकि ये Cl कोबाल्ट से डायरेक्ट जुड़ेगा, जबकि ये 2 Cl डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए। अब इनको अगर आयनाइज करूं तो कैसे आयनाइज होंगे बेटा? ये CONH3 5 Cl और मेरे पास यहां पर मिलेगा Cl माइनस। कितने Cl माइनस मिलेंगे? 2 Cl माइनस। अगर 1 Cl पे 1 माइनस तो 2 Cl पे 2 माइनस, तो यहां 2 प्लस हो जाएगा बेटा। अब अगर मैं आयंस आपसे पूछूं कि कितना आयंस मिल रहे हैं मुझे, तो जाहिर सी बात है 2 तो Cl के मिल रहे हैं और एक पूरा कॉम्प्लेक्स का मिल रहा है। मुझे आयन चेक करने, मुझे चार्ज चेक नहीं करना। +2 ये आवेश है। मैं आयन की बात करूं, इसका तो एक ही आयन मिल रहा है ना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का तो एक ही आयन मिल रहा है, तो 1 आयन इसके और 2 आयन इसके, तो टोटल कितना आयन मिल रहा है मुझे? 3 आयन मिल रहे हैं। अब इसकी अगर मैं संरचना बनाऊं बेटा, संरचना बनाऊं तो ध्यान से सुनो, मेरे पास कोबाल्ट है। डार्क लाइन से मैं द्वितीयक संयोजकता को शो करूंगा, NH3 Cl ले लो यहां पर, NH3 ये रहा भाई। अब मेरे पास 1 Cl तो मैंने डार्क लाइन से जोड़ दिया क्योंकि बेटा ये द्वितीयक संयोजकता को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डार्क लाइन से शुरू करेंगे। लेकिन 2 Cl मेरे चूंकि बाहर होंगे तो वो डॉटेड लाइन से डिनोट करना पड़ेगा मुझे। किससे बेटा? डॉटेड लाइन से। ये 2 मेरे पास चेक कर सकते हो, ये 2 Cl है, वो कहां होंगे? उपसह संयोजक परिसर के बाहर, मतलब ये प्राथमिक संयोजकता को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? डॉटेड लाइन से शो करूंगा। तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो करा। ये मेरे पास किसके स्ट्रक्चर है बेटा? COCl3 इंटू 5NH3 की संरचना। इसके नीचे लिखेंगे आप, इसके नीचे लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की संरचना ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान सुनो बेटा। COCl3 इंटू 5NH3 में हमारे पास केवल 5 अमोनिया अणु हैं जो 5 द्वितीयक संयोजकता द्वारा CO से बंद जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। अतः शेष एक द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए एक क्लोरीन परमाणु कोबाल्ट के उपसह संयोजक क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार 3 क्लोरीन परमाणुओं में से एक धातु परमाणु से दृढ़ता से जुड़ा होगा, मजबूती के साथ जुड़ जाएगा, जबकि शेष दोनों क्लोरीन परमाणु आयनिक आबंध द्वारा आबंधित होने के कारण, बाकी जो 2 Cl है वो आयनिक आबंध द्वारा आबंधित होने के कारण उपसह संयोजक परिसर के बाहर रहते हैं।
अतः इनकी संरचना निम्न प्रकार होती है, जैसे कि मैंने बनाकर आपको दिखाई, और ये भी दिखाया कि कितने आयंस मिलेंगे, कितने आयंस मिलेंगे। पहले 4 आयन मिले थे, अब 3 आयन मिल रहे हैं, तो चालकता किसकी ज्यादा होगी? यस, 4 आयनों के कारण चालकता ज्यादा होगी, 3 आयनों के कारण चालकता कम होगी। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स की चालकता ज्यादा है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स की चालकता कम होगी। राइट, आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन है बेटा, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशन के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बताइए। मुझे द्वितीयक संयोजकता बतानी है, और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। ये कॉम्प्लेक्स लिया, इन्होंने क्या करा, इसकी अधिकता में AgNO3 मिलाने पर 1 मोल यौगिक से, इसका 1 मोल लिया, और 1 मोल यौगिक से जो अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या, कि कितने मुझे AgCl मिले यहाँ पर, तो इससे हमें 2 मोल AgCl मिले, इससे मुझे 2 मोल AgCl मिले, इससे मुझे 0 मोल AgCl मिले, इससे मुझे 1 मोल AgCl मिला, और इससे बेटा 0 मोल AgCl मिले। कितने बेटा? 0 मोल AgCl। अब आप देख सकते हो इसकी द्वितीयक संयोजकता क्या है, क्योंकि यहां से 2 Cl आपको मिल रहे हैं, तो PD मैं लिख लेता हूं बेटा, PD इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, तो 4 के 4 NH3 अंदर गए होंगे, तभी तो मेरे पास बेटा 2 Cl बाहर मिले होंगे, तभी तो 2 मोल AgCl मिलेंगे। जब 2 Cl आयनाइज हो जाएंगे, और जो आयनाइज होगा वो बाहर लिखूंगा मैं परिसर के। तो यहां पर मुझे बताओ द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी इसकी? 4। तो पहले का आंसर हो गया मेरा 4, सेकेंडरी वैलेंसी पहले की 4। अच्छा, इसमें देखो बेटा 2 मोल AgCl यानी कि दोनों के दोनों Cl बाहर चले गए, तो अब दोनों जब बाहर चले गए तो बचे 6 NH3, तो NiNH3 का 6 Cl2, राइट बेटा। तो अब यहाँ इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? 6 होगी, तो इसकी द्वितीयक संयोजकता हो गई हमारी 6। इसमें देखो एक भी मोल हमें AgCl का नहीं मिला, इसका मतलब 6 के 6 हमारे पास जो Cl है वो अंदर चले गए, 6 के 6 जो Cl है बेटा वो अंदर चले गए। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, H2PtCl6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी द्वितीय संयोजकता इसकी भी कितनी होगी? 6 होगी। अब आपको यहां से एक भी मोल AgCl नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी Cl यहां पर आयनाइज नहीं होगा। यहां पर बात करते हैं COCl3 × 4NH3, 1 मोल, इसका मतलब बेटा यहां से 1 Cl बाहर होगा, बाकी 2 Cl अंदर होंगे, तो CONH3 2 Cl मुझे अंदर रखने पड़ेंगे, और 1 Cl मुझे कहां रखना पड़ेगा? बाहर, क्योंकि 1 मोल AgCl मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 Cl माइनस में टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे 4 और 2 6, इसकी भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां देखोगे बेटा एक भी आपको Cl बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक भी मोल AgCl का नहीं प्राप्त हो रहा। इसका मतलब आपको सारे के सारे बेटा NH3 भी अंदर होंगे और Cl भी अंदर होंगे। तो यहां पर देखोगे 2 और 2 4, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 4 होगी, तो इसलिए इसकी द्वितीयक संयोजकता भी 4 होगी। तो आंसर में अगर आप बताने लगो तो पहले का आंसर द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। दूसरे का आंसर बेटा आप अगर बताने लगो, दूसरे का आंसर अगर आप बताने लगो, द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी बेटा? 6 होगी। तीसरे का आंसर अगर आप बताने लगो बेटा, तो द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी बेटा? 6 होगी। चौथे का आंसर अगर आप बताने लगो बेटा, चौथे का आंसर, तो द्वितीयक संयोजकता हमारे पास फिर से 6 होगी। और अगर पांचवे का आंसर बताने लगो बेटा, तो पांचवे का आंसर द्वितीयक जो संयोजकता है वो कितनी होगी हमारे पास? 4 होगी। इस तरीके से आप इनके आंसर दे सकते। तो आई होप कि आपको वर्नर थ्योरी समझ में आ गई होगी और बातें भी सारी क्लियर हो गई होगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।